कभी कभी ना इतिहास का रुख एक अकेला कानून बदल देता है और अक्सर तो ये पता भी नहीं होता कि भविष्य में इसके कितने बड़े नतीजे निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ही कानून की कहानी को समझने वाले हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। तो सवाल यही उठता है कि एक कॉर्पोरेट चार्टर मतलब एक कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने वाला कानून आखिर कैसे अनजाने में एक पूरे देश के भविष्य की रूपरेखा बन गया। ये कोई मामूली या सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, बात बिल्कुल सीधी और साफ थी। 1853 का जो ये एक्ट था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आखिरी चार्टर था। बस इसके बाद कंपनी का शासन खत्म होने वाला था। तो कह सकते हैं कि ये कानून उस अंत की शुरुआत थी। तो आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या था जो इसे पिछले सारे एक्ट से इतना अलग बनाता है? इसका जवाब एक बहुत ही अहम बदलाव में छिपा हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के चार्टर को 20 साल की फिक्स टर्म के लिए नहीं बढ़ाया गया। नहीं, इसके बजाय ये कहा गया कि कंपनी का शासन बस तब तक चलेगा जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का राज अब परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी हो गया था और ब्रिटिश सरकार को ये पूरी ताकत मिल गई थी कि वो इसे जब चाहे खत्म कर सकती थी। अब जाहिर है ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे कुछ वजह थी, कुछ दबाव थे। और ये दबाव कंपनी पर सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि ब्रिटेन और भारत दोनों जगहों से पड़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि ये दोहरी ताकतें थीं कौन सी। तो देखिए, एक तरफ तो ब्रिटेन में ही संसद में सुधार की मांग जोर पकड़ रही थी और कंपनी के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा था। और दूसरी तरफ भारत में, यहाँ कंपनी का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था। लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थीं, मतलब जिस तरह से वो राज्यों को हड़प रहे थे, उससे लोगों में गुस्सा था। और साथ ही एक नया पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग भी उभर रहा था जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। मतलब हालात ऐसे बन गए थे कि अब सुधार करना जरूरी हो गया था। और इन्हीं सब दबावों के बीच इस एक्ट ने एक ऐसा सुधार किया जो आगे चलकर भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या था वो? इसने भारत को दी उसकी पहली मिनी पार्लियामेंट। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव किया गया। पहली बार सरकार के दो कामों को अलग अलग कर दिया गया। कौन से दो काम? एक कानून बनाना और दूसरा उस कानून को लागू करना, यानी प्रशासन चलाना। अब तक ये दोनों काम एक ही बॉडी करती थी, पर अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो प्रशासन का काम देखने लगी और कानून बनाने के लिए उसमें 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए और इसी से बनी एक अलग विधान परिषद। हाँ, ये जो नंबर है ना 6, ये बहुत ज़रूरी है। इन 6 नए सदस्यों को लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स या विधायी पार्षद कहा गया। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ये सदस्य चुने हुए नहीं थे, इन्हें सरकार ही अपॉइंट करती थी। लेकिन फिर भी ये एक नई शुरुआत तो थी ही। तो सवाल ये है कि आखिर इसे मिनी पार्लियामेंट कहा क्यों गया? भाई, इसलिए क्योंकि इसका काम करने का तरीका काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसद जैसा था। मतलब यहाँ बिल पेश होते थे, उन पर बहस होती थी, चर्चा होती थी, लेकिन ये अपने नाम की तरह ही मिनी थी। क्यों? क्योंकि इसकी शक्तियाँ बहुत बहुत ज़्यादा सीमित थीं। और इसकी सीमाएं क्या थीं वो भी सुनिए। पहली बात, गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर थी, मतलब वो किसी भी कानून को खारिज कर सकते थे। दूसरी बात, काउंसिल बजट पर चर्चा तो कर सकती थी पर वोट नहीं डाल सकती थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, काउंसिल में सरकार का बहुमत इतना था कि कोई भी सरकार के खिलाफ बिल पास हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। तो मतलब साफ था, असली ताकत अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही थी। चलिए अब इस एक्ट के दूसरे बड़े सुधार की तरफ बढ़ते हैं। और ये सुधार जुड़ा था भारत की सबसे जानी मानी सर्विस से, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS। और यकीन मानिए, इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, इस एक्ट ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया जहां ICS में भर्तियां सिफारिशों और जान पहचान के दम पर होती थीं, जिसे पेट्रनेज सिस्टम कहते हैं। अब क्या होगा? अब इस सर्विस में आने के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। यानी अब चलेगी सिर्फ मेरिट, सिफारिश नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब कागज पर तो ये दरवाज़ा भारतीयों के लिए भी खुल गया था, कोई भी एग्जाम दे सकता था। लेकिन असलियत में कई मुश्किलें थीं, कई बाधाएं थीं। जैसे कि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ लंदन में होती थी। फिर जो सिलेबस था वो पूरी तरह से वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पर आधारित था
और तो और एग्जाम देने की जो उम्र थी उसे धीरे धीरे इतना कम कर दिया गया कि भारतीयों के लिए इसे पास करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इतिहास रच दिया। वो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। उनकी इस कामयाबी ने एक तरफ तो ये साबित कर दिया कि हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि इन बाधाओं को पार करना कितना ज्यादा मुश्किल था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां हमें इस कानून और उस समय के राजनीतिक माहौल के बीच के कनेक्शन को समझना होगा। और ये कनेक्शन हमें सीधा ले जाता है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के महान विद्रोह तक। देखिए कैसे घटनाएं एक के बाद एक हुईं। 1853 में एक्ट आया जिसने कंपनी की कमजोर होती पकड़ को साफ कर दिया। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया, जिससे लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। और ठीक एक साल बाद 1857 में वो ऐतिहासिक विद्रोह शुरू हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो सवाल ये है कि ये एक्ट अपने पीछे क्या छोड़कर गया, इसकी विरासत, इसकी लेगेसी क्या थी, इसने जो बीज बोए थे वो आगे चलकर कैसे बड़े हुए। चलिए जरा इसका विश्लेषण करते हैं। अगर हम 1813 से लेकर 1853 तक के एक्ट्स को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 1853 का एक्ट कोई अचानक आया हुआ कानून नहीं था, बल्कि ये एक लॉजिकल अगला कदम था। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया बदली और फिर चार्टर की कोई समय सीमा ही नहीं रही। ये सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे कि अब कंपनी का राज खत्म होगा और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू होगा। तो अगर हम निचोड़ देखें तो इस एक्ट की 3 बड़ी विरासतें हैं जो आज के भारत से सीधे सीधे जुड़ती हैं। पहली, इसने भारत की संसद के लिए एक शुरुआती ब्लूप्रिंट या खाका तैयार किया। दूसरी, इसने मेरिट पर आधारित सिविल सर्विसेज की नींव रखी, जिसका रूप आज हम यूपीएससी में देखते हैं। और तीसरी, आईसीएस में जो भेदभाव होता था उसने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़काने का काम किया, उसे एक मजबूत मुद्दा दिया। और आखिर में एक सवाल जो आज भी सोचा जाता है कि क्या 1853 का एक्ट वाकई में सुधार और प्रगति की दिशा में एक कदम था, या फिर ये ब्रिटिश कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड बनाने का एक और चालाक तरीका था। इसकी ये जो कॉम्प्लेक्स लेगेसी है ना, वो आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है।